संजय ने जमशेदपुर से पूछा है कि अभी कौन से स्टॉक में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और मल्टी बैगर होना चाहिए, 5 साल कम से कम रखेंगे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। काश लेकिन उस तरह के सेटअप्स नहीं है बाजार में। हमने लास्ट टाइम भी, अगर ये सुनते हो, रेगुलरली हमने बोला था कि भाई ड्रम चूज करने। इस समय लाल ड्रम लग रहा है हमें, जहां पे 80 लाल बॉल है और 20 ग्रीन बॉल हो सकती हैं। तो हम उसमें पिकिंग करेंगे नहीं इस समय, जब तक हम कहीं इंडेक्स पे श्योर नहीं हो जाए, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन जाए, तब तक, जब तक हमारा ड्रम क्लियर नहीं होगा, तो लॉन्ग साइड का तो पिक करने का सवाल नहीं है अभी। तो इनसे माफी चाहूंगा, बट किसी ना किसी दिन इनके सवाल का जवाब मिलेगा तो दूंगा, वो समय जब आएगा तो। क्या एक भी ड्रम हरा नहीं है क्या? सर, हम प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट हैं। मैंने इस चीज को समझाया हुआ है कि देखिए, जब भी आप प्रोबेबिलिटी पिकिंग शुरू करते हैं, आप रैंडम पिकिंग शुरू करेंगे। रैंडम इन द सेंस कि आप 10 स्टॉक का एक बास्केट उठाएंगे इस समय, तो क्योंकि 70-80 रेड बॉल हमको दिख रहे हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड, रेड बॉल का मतलब रिस्क रिवॉर्ड हमको अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो अब वो बॉल हमारे लिए रेड हो गई कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, स्टॉप लॉस टारगेट में दूरी 1:2 नहीं है, अच्छे सेटअप्स नहीं बन रहे हैं। तो जब 100 में से निकालते हैं तो 70-80 ट्रेड वही मिल रहे हैं। इनफैक्ट 80 से भी ज्यादा 85 ट्रेड वही मिल रहे हैं कि लग रहा है कि यार लॉन्ग साइड में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, शॉर्ट साइड में है। तो अब बचे 15 ग्रीन रिस्क रिवॉर्ड या ग्रीन बॉल। अब वो 100 में से हम पिक करने जाएंगे 10, तो 2 के स्टॉप लॉस, 2 में पैसा बनेगा, 8 में स्टॉप लॉस हो जाएंगे। तो वो काम करना ही नहीं है। आई होप लोगों को सिंपल पार्लेंस से समझ में आए। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं यही बताता हूं, पहले अपना ड्रम डिसाइड करिए, आपका ड्रम क्लियर हो जाए, उसके बाद पिकिंग शुरू करिए। आप पढ़ाते भी हैं क्या? क्लासेस भी लेते हैं क्या? सर, कोई मेंटरिंग के लिए लोग आते हैं तो पढ़ाता हूँ, बहुत सीरियस लोगों को। मैं मास कोचिंग तो नहीं चलाता, बट मेंटरिंग के लिए कोई सीरियस आता है तो पढ़ाता हूँ। मतलब 6 महीने डेडिकेटेड आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। हाँ, कोचिंग वर्ड आजकल बड़ा चर्चा में है। एनीवे, खैर, DS चौधरी जी का सवाल लेते हैं। MMTC के शेयर ले रखे हैं 2110 पर, होल्ड करें क्या? देखिए, बात इनको भी यही बोलूंगा कि इरेटिक स्पाइकी वॉल्यूम्स रहते हैं, कभी वॉल्यूम बहुत होते हैं और कभी बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। बट यस, ओवरऑल सेटअप्स तो भी अच्छे लग रहे हैं। हाई टॉप हाई बॉटम्स में चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है, मीडियम टर्म भी अप है, और अपना 200 दिन का एवरेज पकड़ के अभी इस लेग में चला है लास्ट 2.5-3 महीनों में। तो आई थिंक ऐसे समीकरणों में आप है, आपके पास ट्रेड, तो आप बने रहिए कॉस्ट के आसपास। चाहे तो अगर प्रॉफिट में है तो कॉस्ट के आसपास थोड़ा स्टॉप लॉस रखिए, उससे थोड़ा नीचे, और 1 से 3 महीने इसको होल्ड करके रखिए। लग तो रहा है कि 140-150 के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, तो बने रहे ट्रेड में। ओके, शमिंदर सूद ने 500 शेयर NHPC के लिए 209 के प्राइस पर, क्या ठीक लग रहा है आपको? NHPC आई थिंक, देखिए, इस लेग में तो काफी चला हुआ है, और अगर आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो मैं स्टॉक्स ऐसे फिल्टर कर रहा हूँ कि देखिए, 2 जनवरी के हाई के बाहर ये जा नहीं पाया, जब बाजार ने ऑलरेडी कई सारे हाई लगाए। ये जनवरी के हाई के बाहर गया नहीं है, तो 115 अप्रोक्सीमेटली अराउंड 115 के आसपास मल्टीपल टॉप्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नए समीकरण तो 115-120 के बाद ही इसमें चालू हो पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे। इन द मीन टाइम बाजार में, जैसे मैंने बोला, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा लग रहे हैं कि नीचे में है, तो ये मुझे लगता है इनको एक बार 90 के आसपास दोबारा लेने के लिए मिलेगा। 85-90 की रेंज आएगी, उसमें इनको दोबारा लेने मिलेगा। तो चाहे तो बेच के दोबारा ले सकते हैं, अन्यथा 84-40 के स्टॉप लॉस से खड़े रहे। ओके, सरवन जी, जोमेटो पे आपकी क्या राय है? 12% ऊपर है आज, 262-63 रुपये पहुंच गया है। जी, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जहां जिस चीज का जहर पूरा निकल गया होता है, तो एक 50-60-70 रुपए में हमको भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छे लगते थे, लग रहा था पूरा जहर निकल गया। अब तो काफी चल गया है, तो आई थिंक यहाँ से जो आएगा उसके लिए वो रिस्क एलिमेंट तो डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, मे बी अगर आपने 6 महीने साल भर पहले ट्रेड इसको लिया होता। तो आई थिंक जिनके पास है बने रहे, बट नया तो रिस्क रिवॉर्ड सर यहाँ पे मुझे डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा। जिसके पास है, आई थिंक वो 235 के स्टॉप लॉस से बना रह सकता। आदित्य, इन्होंने फिनोलेक्स केबल के 25 शेयर लिए हैं 1045 के भाव पर, और मोतीलाल ओसवाल के 50 शेयर 432 पर। 1.5 साल का नजरिया क्या कर रहे हैं? जी, देखिए, यहाँ पे पहले इनका ले लेता हूँ। फिनोलेक्स में तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से स्टॉक, काफी बढ़िया चला हुआ ये स्टॉक है इनका, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहें, और फिलहाल इनको 1380 के आसपास मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेलिंग, और फिलहाल नेक्स्ट 1 से 3 महीना ट्रेड में बने रहना चाहिए। स्टॉक ये भी काफी ओवरबॉट है, तो इसको महीने में रिव्यू करते रहें, ऐसी मेरी इनके लिए एक राय रहेगी यहाँ पे, बट फिलहाल होल्ड। और दूसरा स्टॉक इनका जो मोतीलाल ओसवाल है, वहां मुझे लगता है कि देखिए, अब तो ये स्टॉक तो बाजार के साथ ही चलेगा और बाजार के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि 650-680 वाली जो रेंज है, वहां पे बार बार लास्ट 2.5-3 महीने से सेलिंग आ रही है। तो जब तक 680 का डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इनफैक्ट आप ग्राउंड नंबर 700 का लिख लीजिए, जब तक 700 का नया डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता, नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकलेंगे,
650 टू 680 की रेंज में कहीं ये पिसता रहेगा। और बाजार किसी कारण से अगर थोड़ा सा नेगेटिवली सरप्राइज किया, जो ग्लोबली हम अभी आज बात कर रहे थे कि लग रहा है, तो शायद थोड़ा स्टॉक नीचे भी आ जाए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उछालों में थोड़ा मुनाफा बांधे, और ऑलरेडी हाईज के आसपास बाजार चल रहा है, तो 650 680 की रेंज में कहीं थोड़ा मुनाफा बांधे, ऐसा मेरी राय रहेगी। ओके। अच्छा, सरोज का सवाल है, कंसाइन नेरोलैक पेंट्स के 200 शेयर 280 के भाव पर और यूनो मिंडा 65 शेयर 1100 के भाव पर। जी देखिए, कंसाइन नेरोलैक तो काफी एक लंबा करेक्शन कंसोलिडेशन, जिसको आप स्लैश बोलिए, कर चुका है। 450 वाला ऑलमोस्ट 225 तक तो जाके आया ही है एक आध टिक में। तो एक 50% करेक्शन के बाद स्टेबिलिटी की आई थिंक यहाँ गुहार लग रही है, और लग भी रही है कि 240 250 के एरियाज में लास्ट आप देखिए 2.5-3 साल से उसके नीचे नहीं जाता है। तो इस मूव में लग तो रहा है कि पीछे कहीं अपना वर्ष छोड़ आया है, और बहुत ज्यादा 250 270 की तरफ नहीं जाएगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि अराउंड 340 350 के टारगेट्स आएंगे, क्योंकि एक ब्रॉड रेंज 250 से 350 की है। तो फिलहाल वही ये ट्रेड करेगा। अपर एंड पे थोड़ा दोबारा एक बार राय ले ले, या चाहे तो मुनाफा बांधे अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो। ओके, और यूनो मिंडा? यहाँ देखिए, यूनो मिंडा में थॉट मेरा भी फिलहाल ये है कि फिलहाल ट्रेड में चाहे तो बने रहें। पिछला लेग तो अच्छा रहा है, एक करेक्शन आ गया है डीप, बट मुझे लगता है अराउंड 1000 अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। राउंड नंबर वहां पे है, उसके नीचे वाला जो टिक है वो तकरीबन 850 के आसपास है। बट मुझे लगता है कि 980 के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस बना के बने रहेंगे 1 से 3 महीना, तो आइडली मौका मिलेगा इनको ऊपर के लेवल्स पे मुनाफा बांधने का। ओके, इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। और अगला सवाल गौरव का है, ये कह रहे हैं, ये मतलब बेसिकली इनका सवाल ये है कि LNT पे क्या करंट प्राइस पे खरीदारी करें, और 5 साल तक उसको होल्ड करना चाहते हैं वो। देखिए, 5 साल वाला व्यू है तो फिर लमसम नहीं डालना चाहिए पैसा एक साथ, बट स्टॉक अच्छा है तो आप धीमे धीमे SIP करिए यहाँ से। आई थिंक जब आप उतना लंबा एक व्यू लेते हैं तो आप सारा माल एक साथ नहीं लेना चाहेंगे इस लेवल पे, जब बाजार यहाँ पहुंचा हुआ है। यही अगर आप मुझसे आज 2-3 साल पहले जब हम कहीं किसी पैनिक सिचुएशन में आप बात करेंगे तो शायद राय अलग होगी, हम बोलेंगे लमसम पैसा डालिए। बट क्योंकि मार्केट इतना ओवरबॉट है, लमसम पैसा मत डालिए। जो भी डालना है, शुरुआत करनी है तो SIP से शुरुआत करिए, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। हर भाव से आपके पास आता रहेगा। 6-12 महीने का अगर कोई एक हल्का करेक्शन भी आया तो आप एक ही भाव से नहीं फंसे रहेंगे, आपके पास हर भाव से थोड़ा थोड़ा माल आया रहेगा। ओके। अच्छा सरविंद, कमिंस इंडिया आज टॉप लूजर है जी, मौका है क्या ये? देखिए, अभी भी कोई विशेष करेक्शन नहीं, 4000 वाला अभी 3500 हुआ है, तो कोई बड़ा करेक्टिव, इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है कि मैं बोलूं कि हाँ बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बन रहे हैं। बट यस, पहले के मुकाबले में तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। तो नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए कोई मुझे पूछेगा तो अच्छे सपोर्ट्स हैं इसको 3200-3300 के आसपास। तो जब तक उनके ऊपर है तब तक तो आप मान के चलेंगे कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अप है। बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक अब रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था स्टॉक, और लॉन्ग टर्म में उतने बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं तो इसको अवॉइड करना चाहूंगा फिलहाल। और जो आज का गैप डाउन से जो ये गिर रहा है, तो बड़ा क्रूशियल है कि अगर ये 3300 के आसपास 3300 होल्ड कर रहा है कि नहीं, वो इस वीक में आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। किन्हीं कारणों से 3200 टूटा तो आई थिंक फिर गिरावट थोड़ी गहरा सकती है। ओके, तो फिलहाल ये अवॉइड की कैटेगरी में आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे सरविंद जी, लौट के आते हैं फिर और लेते सवाल। स्वागत एक बार फिर से आपका, और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है इस वक्त। आज सोशल मीडिया के दिन, आप सवाल भेजते रहिए। अगला सवाल है समीर का, और समीर के पास IEX के 575 शेयर हैं 153 के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं इन्होंने। ठीक चल रहा है इनका मामला क्या अभी? देखिए, काफी हाई बीटा शेयर है, और ये मान के चलेंगे कि भाई उस तरह का ये रिस्क ले सकते हैं। हाई बीटा दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आते हैं। देखिए, इस तरह के हाई बीटा स्टॉक्स में हमेशा थोड़ा रिकमेंडेशन रहता है कि थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं ट्रेड भी करते रहें, क्योंकि बीच बीच में हमेशा मौके इसमें आते रहते हैं। इसमें सेक्युलर ट्रेंड जल्दी बनते नहीं है, और एटलीस्ट फिलहाल 2-2.5 साल से सेक्युलर ट्रेंड तो बना ही नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपीनेस रही है। तो आई थिंक इसके पहले के जो मुझे दायरे दिख रहे हैं जहां पे अटका था, और या जहां इसका पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वो तकरीबन यही 200 की रेंजेस रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता इसके लिए। इसको अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, और अगर 200 का ब्रेकआउट करके क्लियरली खड़ा रहता है नेक्स्ट वीक में, तो आई थिंक 240-250 के टारगेट्स निकल के आएंगे उन समीकरणों में। तो अगला हफ्ता यहाँ पे अलर्ट रहे, मेरी इनके लिए यही राय रहेगी। और इन द मीन टाइम 180 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें, ऐसी मेरी राय रहेगी। ओके, अभिषेक पांडे का वापिस से सवाल भेजा इन्होंने गोदरेज एग्रोवेट के शेयर खरीदे हैं 853 के प्राइस पे, और ये आपका व्यू जानना चाहते हैं इस स्टॉक पे। देखिए, थिनली ट्रेडेड शेयर है, पहले तो ये समझ लें कि बहुत ही थिनली ट्रेडेड शेयर है, तो उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते उतने, और बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। कभी
कम होते हैं, वॉल्यूम कभी एकदम ड्राई अप हो जाते हैं और कभी जब मूवमेंट में रहता है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो जाते हैं। सो आई थिंक फिलहाल काफी ओवरबॉट है शेयर, और पिछले जो हाइज रखे हैं मंथली इसके, आई थिंक वो अब यहाँ से क्रिटिकल रहेंगे। गए महीने के हाइज इसके तकरीबन 876 877 के आसपास जो हैं, इस कमिंग मंथ में आपको चाहिए कि 880 900 के ऊपर ये ब्रेकआउट कर ले। उस केस में तो इसको आप कमिंग मंथ में इसको आप रिव्यू करेंगे। अगर ये 880 900 का ब्रेकआउट फैथम आउट कर लेता है तो आप खड़े रहेंगे, अन्यथा मुझे लगता है आने वाले महीने में कहीं ऊपर में आपको थोड़ा सा मुनाफा बांधना चाहिए। राइट। और अभिषेक का सवाल है वरुण बेवरेजेस पे 1548 पे उन्होंने लिया है 50 क्वांटिटी। इस पर कई लोगों ने सवाल भेजा है कि वो जो स्प्लिट हुआ उसको ध्यान दें ना दें वॉटेवर, तो वरुण बेवरेजेस पे क्या राय बनती है आपकी? देखिए एडजस्टेड चार्ट्स मेरे हैं, शायद नहीं है, मैं वो नहीं, अभी हुआ नहीं है। हाँ जी, तो आई थिंक स्प्लिट होगा। तो ऑलरेडी आई थिंक इस तरह की न्यूज जब लिक्विडिटी ड्रिवन, जब मैनेजमेंट लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है और स्टॉक स्प्लिट होते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जब थोड़ा भाव कम होता है, उस एंगल से ये सारी चीजें की जाती हैं। मेरा थॉट ये है कि काफी चला हुआ स्टॉक है ये और ऑलमोस्ट वन साइड चला है, तो बहुत लेट आए हैं इस ट्रेड में, ऐसा मेरा मानना है। जब 250 वाली चीज ऑलरेडी 1500 1600 हो गई है तब ये कहीं आ रहे हैं, और ये 250 से लेके आप देखिए मूव ऑलमोस्ट वर्टिकल है लास्ट 4-5 सालों। तो मेरी तो राय रहेगी कि भाई कुछ और अच्छा कोई अच्छा ओवरसोल्ड कैटेगरी का कोई अच्छा स्टॉक ढूंढे, ये काफी ओवरबॉट है। यहाँ मुझे थोड़ा रिस्क ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली, नॉट दैट कि चल नहीं सकता, बट रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा है। रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है उसमें। अशोक श्रीवास्तव ने जो सवाल ये पूछा है आपसे कि पीएसयू बैंक कैसे लगते हैं, खास तौर पे सेंट्रल बैंक। 500 शेयर हैं इनके पास 47 के प्राइस पे, फिर इन्होंने आईओबी, यूको, सब छोटे छोटे बैंकों के नाम लिखे। तो पीएसयू बैंक में ये तीनों में कोई राय है आपकी क्या? देखिए निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में और एक 5-7% बाकी है, बट मेरी राय को ये रहेगी जब इतना बड़ा बास्केट लेके बैठे हैं तो बड़े नामों को भी जरूर इसमें शामिल करें। और मेरा तो हमेशा टॉप फेवरेट, जब भी मोस्ट लिक्विड मोस्ट वेल ओन्ड एसबीआई रहता है। अगर करना है तो मैं कहता हूँ कि उसमें ही आप ट्रेडिंग भी करिए चाहे इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्या है, एंट्री एग्जिट सेटअप्स बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े अच्छे टारगेट्स आते हैं, या अगर स्टॉप लॉस भी होता है तो आपको श्योर रहता है कि हाँ भाई ट्रेंड पलट गया। तो आई थिंक फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि उस इंडेक्स में 5-7% और बाकी है, वही आउट परफॉर्म कर सकता है। बैंक निफ्टी में अगर कुछ चलेगा तो आई थिंक निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में जगह है, बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ी 5 to 7%। तो आई थिंक नेक्स्ट 15 दिन के लिए चाहे तो ट्रेड में बने रहे और नेक्स्ट फोर्टनाइट में 15-16 दिन के बाद एक बार दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल तो लग रहे हैं